सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ टॉपिक बचे हुए हैं अभी छोटे मोटे। हाँ, आगे कुछ कठिन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी मेटल एंड नॉन मेटल की फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी चैप्टर पूरा हमारा खत्म नहीं हुआ है। वीडियोस दी गई हुई डिस्क्रिप्शन में, केमिस्ट्री के सारे पार्ट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाकर भी आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं अगर जिन्होंने नहीं देखी तो। और जिन्होंने नहीं देखी पिछली वीडियो, वो देख कर इस वीडियो में आए। अगर उन्हें पीछे का आता है तो फिर अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले टॉपिक की बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और हम बात, ये हमारी पहली हेडिंग, और हम बात करने हैं वाले हैं अक्यूरेंस ऑफ मेटल, अक्यूरेंस ऑफ मेटल। और हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, और हम पांचवी हेडिंग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल की, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात की है। अभी हम बात करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे जो मेटलर्जी का बताएंगे पहले क्या होता है। मेटलर्जी में हम देखेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए मेटलर्जी होता है, या फिर मेटल को प्योर बनाने के लिए हम मेटलर्जी का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे होता है इसी में हम बात करेंगे। लो रिएक्टिविटी का अलग से रहेगा, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट मतलब जो बीच में हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम रिएक्टिविटी होता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट भी हाई तो बचा हुआ है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, और अभी बहुत हेडिंग है। अठा, अठा क्या होगा, अठा जानते हो क्या होगा, कोरोजन होगा। अरे भैया बुक खोल लो, कोराजन होगा, कोरोजन मतलब। नोवा होगा, हमारा है नोवा, क्या है, अरे भैया नोवा एलॉयज है। ठीक है, ज्यादा ध्यान हमें इन 7 पे देना है, 7 पे देना है। कोरोजन और एलॉयज तो हम पढ़ चुके हैं पहले दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड से। तो हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम बात करें फिजिकल स्टेट, कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, इसमें 4-5 देखेंगे प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की। तो अगर आयोनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टीज की तरफ बात करें तो फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात करें तो क्या हो सकते हैं आयोनिक कंपाउंड के, तो हम लिख सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये। ठीक है, याद रखना इसे। बेशक क्या है, फिजिकल स्टेट में आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो ये हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है आयोनिक कंपाउंड हमारा। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकॉज क्यों, अब ये भी तो बाई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, हार्ड क्रिस्टलाइन क्योंकि बिकॉज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, फोर्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से। और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसके बीच में, तो बिटवीन द पॉजिटिव एंड
निगेटिव। दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकॉज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई एक चीज तो लिखना भूल गए, आयंस। ठीक है, देखो समझ लो, फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टीज पहली होती है किसकी, आयोनिक कंपाउंड की। तो आयोनिक कंपाउंड एक हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है क्योंकि वो उसका फोर्स का अट्रैक्शन की वजह से वो हार्ड होता है, और अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच। ठीक है, अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें जानना रहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं। तो लिख देंगे कि आयोनिक कंपाउंड होता है, मतलब आयोनिक कंपाउंड हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी की बात करें तो हमारा है सॉल्युबिलिटी। इसमें वो नहीं रहेगा कलर वलर। ठीक है, इसमें सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में समझने के लिए हम समझेंगे केमिस्ट्री की भाषा में कि तो पोलार डिजॉल्व पोलार, नॉन पोलार डिजॉल्व नॉन पोलार। मतलब समझे कि सॉल्यूबल होगा, जो सॉल्यूबल वाली चीज है वो सॉल्यूबल वाले चीज में ही सॉल्यूबल होंगी, जो इनसॉल्यूबल वाली चीज है वो इनसॉल्यूबल वाले चीज में ही इनसॉल्यूबल होंगी। तो जैसे मैं इसी कैमरे से वीडियो बनाऊंगा तो जो दूसरे टीचर है तो इसी पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बात ये, तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी पोलार डिजॉल्व पोलार एंड नॉन पोलार डिजॉल्व नॉन पोलार। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा है, केमिस्ट्री की भाषा है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो दीज सब्सटेंस हैव soluble in water, इसे हम लिख सकते हैं क्या, पोलार। ठीक है, पोलार एंड soluble in organic metals, जिसे हम नॉन पोलार कहते हैं। मतलब जो सब्सटेंस सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उन्हें पोलार कहते हैं, और इनसॉल्यूबल यहाँ पे होगा इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक मेटल्स जिसे हम नॉन पोलार कहते हैं, और इसे हम नॉन पोलार सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, और इसे पोलार सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी की बात करें, सब्सटेंस जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में उसे हम पोलार कहते हैं। होते हैं ऐसा नहीं है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सोल्यूशन मिलता है हमें। ठीक है, सोल्यूबल होते हैं। दीज सब्सटेंस हैव सोल्यूबल इन वाटर जिसे हम पोलार कहेंगे, और एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मेटल जिसे हम नॉन पोलार सॉल्वेंट कहेंगे। अब लास्ट की बात करें, 4 ही है, ज़्यादा नहीं है, 4 हमें ध्यान रखना है। कंडक्टिविटी, ये तो ज़रूर भाई हर एक चीज़ का प्रॉपर्टीज है। तो कंडक्टिविटी के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें किसकी, आयोनिक कंपाउंड की। तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड हमारा इतना ही था। फिर से समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा टेढ़ा होगा, बस समझने में आने चाहिए। ठीक है, टेढ़ा हो चाहे सीधा हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड एक हार्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है कि नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड है मेल्टिंग एंड पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड के पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्यूबल है वाटर में, अगर सॉल्यूबल है तो उसे हम पोलार कहेंगे, अगर इनसॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या
ऑर्गेनिक मेटल में सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, तो उसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। और कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर है ही है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अक्यूरेंस ऑफ मेटल। चलिए अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की बात करें तो अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, भैया देखो क्या होता है। अक्यूरेंस ऑफ मेटल की बात करें तो अक्यूरेंस ऑफ मेटल को हम दो टाइप में समझ सकते हैं, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। अब फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट है ना, तो पहले बांटते हैं इसे, दो पार्ट में बांटेंगे इसे। ठीक है, ध्यान रखना अक्यूरेंस ऑफ मेटल हमारा दो भागों में बटेगा, क्योंकि एक होता है हमारा इन फ्री स्टेट में और इन कंबाइंड स्टेट में, है ना। ये हो गए, चलो इसे कर लेता हूँ। तो जो हमारा अक्यूरेंस ऑफ मेटल है वो दो टाइप में डिवाइड है, इन फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट में। अब फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है, अगर हम सिंपल से समझें, फ्री स्टेट में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम अच्छे समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखे तो हम क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल होगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी। ठीक है, ये चार हमने लिखा है इसमें। इसमें बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, चलो ये लिखा। अब कुछ समझ में आया कि हमने ये एग्जाम्पल को हम इधर भी तो लिख सकते थे और इस एग्जाम्पल को इधर भी लिख सकते थे। भाई आते तो ये सब रिएक्टिविटी में आते हैं ना, कि हम रिएक्टिविटी में अलग क्यों करें। अगर हमने रिएक्टिविटी से अलग भी करा तो करेंगे, यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना मॉडरेट स्टेट वाला, मतलब मॉडरेट रिएक्टिव मीडियम वाला, इधर लिखना होना चाहिए लो रिएक्टिविटी वाला, क्योंकि ये सब लो रिएक्टिविटी में आते हैं, ये वाले हाई रिएक्टिविटी में आते हैं। ये सब लिखा होता, मॉडरेट रिएक्टिविटी लिखा होता तो हम डिवाइड कर सकते थे, क्यों हमने लिखा ऐसा। तो अब बात को समझाया जाए अच्छी तरह से, तो बात करें तो ये जो हमारा है फ्री स्टेट एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, तो भैया हमने ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा कि जो कभी रिएक्ट नहीं होते हैं किसी के साथ और जो रिएक्ट होते हैं हरदम, हर के साथ रिएक्ट ये भी होंगे, ये भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला सबसे कंजूस, इलेक्ट्रॉन देने वाला सबसे अच्छा। इसे नहीं समझेंगे। देखो इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट की बात करें तो जो रिएक्ट ना हो फ्री स्टेट में आते हैं, कंबाइंड स्टेट जो रिएक्ट हो वो कंबाइंड स्टेट में आते हैं। अब रिएक्ट और अनरिएक्ट क्या हुआ, देखो इसको हम अनरिएक्ट मान ले, रिएक्ट नहीं होता। कैसे नहीं होता, पहले के जमाने में, अब भी क्या मिलते हैं, सोने मिलते हैं गड्ढे में, तो कहते हैं कि राजा महाराजा गाड़ के गया है, तो नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ। तो एक बार सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके वजह से जो टुकड़े हैं इन सब चीजों के वो बिखर गए थे, जो आज हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, छोटा सा लिख लो सभी लोग, कि एक सुपर नोवा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारे हर चीज है वो इधर से उधर बिखर गए थे, जो हमें अभी मिलते हैं। चलो मिलते तो हैं, मिलते हैं। गोल्ड मिला, गोल्ड कैसा होगा, अभी का गोल्ड तुम खरीद के, ठीक है, और जो नीचे अभी तुम गोल्ड खरीदो, नया गोल्ड, नहीं दुकान पे जाओ और एक जो हमें मिला हो कहीं से उसको लो। ठीक है, एक गोल्ड तुमने जो खरीदा है, एक गोल्ड तो जो तुमने खोदा है, अब उस गोल्ड को तुम धुल लो। ठीक है, वो धुल लो मतलब जो मिट्टी धूल कंकड़ सब लगी हुई है उसको हटा दो। दोनों को देखोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर भाई तुम गोल्ड की बात कर रहा हूँ, चांदी ले गोल्ड मिलाओगे तो फर्क रहेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गोल्ड लेकर दोनों को रखोगे तो क्या होगा कि अब जो नया गोल्ड है, जो पुराना गोल्ड है,
कोई अंतर नहीं लगेगा। अगर तुमने यहाँ पे लिया है कोई गोल्डन चैन ली हुई है और यहाँ पर भी गोल्डन चैन है जो हमें ज़मीन पे मिली अंदर, तो अगर आप इसको भी दुकानदार को दे दोगे तब भी वही ले लेगा कोई, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, रिएक्ट ही नहीं हुई, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, तो कहाँ से भैया इसका कलर रूप सब बदल जाएगा। तो इसलिए ये फ्री स्टेट में आते हैं, मतलब ये रिएक्ट नहीं होते हैं और ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, इसलिए इन्हें कोई रिएक्ट नहीं करा मतलब कहते हैं कि ये सबसे नीचे आते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए इनके साथ कोई रिएक्ट नहीं। सब हाल है, मरकरी भी उसी तरह, सिल्वर भी उसी तरह, प्लेटिनम भी उसी तरह, ठीक है। तो जो रिएक्ट नहीं होते हैं उसी अपने पोजीशन में सेम कलर शेप उसी तरह रहते हैं, जिस तरह शेप में हो उसी तरह शेप में रहेंगे, ना वो कटा रहेगा, ना मीटा रहेगा, ना हटा रहेगा, ठीक है। और बात करें इन कंबाइंड स्टेट की, तो कंबाइंड स्टेट में आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब ये भाई सोडियम रिएक्ट हो जाएगा, पोटेशियम भी रिएक्ट हो जाएगा, करवा लें पोटेशियम, मैग्नीशियम को करवा लें Mg+O, MgO रिएक्ट हो, ये रिएक्ट होगा रिएक्ट। इसको जब हम निकालेंगे मिट्टी से तो साफ करने के लिए हम मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी होगा ये भी, साफ करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि भाई पैसे तो हमको भी चाहिए ना, साफ करेंगे। और केमिस्ट्री में सारा चीज पैसा ही है, केमिस्ट्री में जितने भी हैं मेटल इन सबको पैसा है, इन सबके पास खूब पैसा है भैया। इन चोरों के पास 3 चोर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे महाशय चोर, इनके पास तो पैसे ही पैसा है, पूछो ही मत। तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने में तो माहिर है, बस थोड़ी सी दिक्कत मॉडरेट रिएक्टिविटी में आती है, लो रिएक्टिविटी से ले ही नहीं पाते हैं, जैसे H2 से नहीं ले पाता है। MgO+H2O के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, वो नहीं कहता है, Mg कहता है कि भाई H2 को क्यों परेशान कर रहे हो, मैं अच्छा इलेक्ट्रॉन देता हूँ, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो आ जाना मेरे पास, क्यों H2 को परेशान कर रहा है। तो H2 भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और MgO+H2 हमारा रिलीज हो जाएगा गैस के फॉर्म में। देखें, तो ये होता है एक्रेंस ऑफ मेटल, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ गए हैं। तो चलते हैं थर्ड की तरफ, जिसे हम मेटलर्जी की बात करें, तो क्या हम यही समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। तो मेटलर्जी की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एन क्या, इज कॉल्ड एन क्या, मेटलर्जी। मतलब समझे, ओर से, और मतलब मेटल से, जो हम प्योर, और एक मेटल है। देखो एक बात समझा, मिनरल और ओर होता है, ये तो पता है, मिनरल और ओर होता है। मिनरल और, ये ध्यान रखना कि सारे मिनरल और नहीं होते हैं, बट और मिनरल होते हैं, जितने भी और होंगे वो मिनरल होंगे, लेकिन सारे मिनरल और नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओरस बट ऑल द और आर मिनरल्स, ठीक है। सारे मिनरल और नहीं हो सकते, लेकिन सारे और मिनरल हो सकते हैं। तो अब एक बात और कर लेते हैं, अगर मिनरल और पर आ ही गए हैं, तो मिनरल क्या होता है, जो रिएक्ट हो इम्प्योरिटीज के साथ उसे हम मिनरल कह सकते हैं। और ओरेस क्या होता है, जो इकोनॉमिकली रिएक्ट हो, एक्सट्रैक्टेड हो, इकोनॉमिकली कन्वेंशनली एक्सट्रैक्ट हो, उसे हम और कह सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट होता है, मतलब इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल। और ओरेस द मेटल विच रिएक्ट विद कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली, उसे हम क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये बात याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, लिखा हुआ है सबके बुक में कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सारे और मिनरल हो सकते हैं, बट
ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, तो मेटलर्जी की बात करें, ओ समझ में आया, एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली और इकोनॉमिकली। ठीक है, मेटलर्जी की बात करें तो अब देखो, सारे और मेटल हो सकते हैं, सारे मेटल और नहीं हो सकते हैं, तो मेटलर्जी में और ही तो लेंगे, क्योंकि सारे और मिनरल हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, सॉरी मेटल बोल रहा था, सारे और मिनरल हो सकते हैं, सारे मिनरल और नहीं हो सकते हैं, तो हम और को लेंगे, ताकि जब उसमें रिएक्ट करवाएं हम उसको हम प्योर करवाएंगे तो मिनरल मिल ही जाएगा, साफ सुथरा मिल ही जाएगा। अगर सारे और मिनरल हो सकते हैं तो और लिख सकते हैं हमारे सामने से, तो हम इसको लिखे मेटलर्जी में, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर से एक शुद्ध साफ सुथरा क्या मेटल पाएं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इन विच वी ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम और, ठीक है, कार्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस होता है, आसान से डिफिनेशन है, कोई चिंता नहीं करने की। हाँ, जब मैं रिएक्टिविटी करवा लूँगा हाई रिएक्टिविटी के बाद, मतलब हाई रिएक्टिविटी को साफ करवाने के बाद, तो हम उसके बाद देखेंगे क्या, मेटलर्जी का एक फ्लो चार्ट देखेंगे, कैसे हम मेटलर्जी में हम इस ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी भी समझ सकते हैं कि कैसे हम रिएक्ट करवा कर प्योर मेटल बना ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले रिएक्ट करवाएंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लो मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, ये सब करवाने के बाद फिर हम फ्लो चार्ट देंगे मेटलर्जी की कि कैसे हमारा प्रोसेस हुआ, मतलब लो रिएक्टिविटी में कैसा, मॉडरेट रिएक्टिविटी में कैसा, हाई रिएक्टिविटी में कैसा। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। तो फिर मेटलर्जी जान गए क्या होता है, इन विच वी ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम और कार्ड मेटलर्जी। ठीक है, अब मेटलर्जी के बाद एक और आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब प्योर तो बनाएंगे, लेकिन प्योर बनाएंगे जब एकदम साफ खत्म सुथरा, एकदम कुछ नहीं होना चाहिए, तभी तो प्योर होगा। जितने भी केमिकल होंगे उनको भी हटाना पड़ेगा, किसके हेल्प से, केमिकल को चीज़ें से। ठीक है, केमिकल को चीज़ें से हमें उसमें जो और केमिकल चीज़ें अंदर के अंदर रहती हैं उसको भी साफ करना होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ लग जाता है तो एसिड नहीं डालते, या टाइल पे सीमेंट लग गई, जब टाइल लगता है हमारा सीमेंट रहता है तो हम उससे एसिड से छुड़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब। इसी तरह केमिकल से भी हमें हटाना पड़ता है, तो कई प्रोसेस लगती है जिसे हम मेटलर्जी करते हैं उस प्योर मेटल को पाने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात यही कर लेते हैं, ये दूसरा था तो ये तीसरा, चौथे की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। ठीक है, आसान सा, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। भैया हम आपको गैंग से रिमूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस और की बात कर रहे हैं भैया। और तो परेशान करने का लगता है, अरे भैया कुछ नहीं करेगा। तो गैंग, आपकी गैंग की बात नहीं कर, फुल घूमिए गैंग के साथ, फुल घूमिए। ठीक है, देखो हर चीज़ करिए, ये पढ़िए भी, खेलिए भी, कूदिए भी, नाश्ता भी करिए, और सुबह सुबह उठकर निकाल दीजिए। ठीक है, तो सब करिए, लेकिन एक सीमित समय तक टाइम। इसीलिए सब बोलते हैं, हर एक वीडियो में सब लोग बोलते हैं, हर एक वीडियो, एजुकेशनल वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में कोई टॉपिक आता है तो टाइम टेबल बनाए खुद का, ये होता है ना। तो ये भाई सही है कि हर एक टाइम टेबल से चलो। अगर टाइम टेबल नहीं बना रहे हो तो एक रूटीन बना लो, सुबह उठकर पढ़ना है,
सुबह उठने के बाद जो काम है, पढ़ने के बाद जो काम है वो करना है, या फिर सुबह उठकर जो काम है उसको करने के बाद हमें पढ़ाई करने बैठना है, फिर ख़त्म करो। तो जो हमने लिया है, जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, अगर सॉल्व करने हैं तो हम जितने भी सॉल्व करें वो अच्छे से सॉल्व करें, ताकि बाद में हमें कोई उस पीछे वाली एक्सरसाइज को मुड़कर देखना ना पड़े करना पड़े, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन को हमें मुड़कर ना देखना पड़े। केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक भी तुम एक दिन में पढ़ोगे तो कितने टॉपिक होंगे पूरे साइंस में। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की बात कर रहे हैं, तो इन सब का क्या होगा, अगर हम एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे अच्छे से तो हमारा ये अगस्त चल रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म हो जाएगा। और मैं हाई हूँ, इस एक वीडियो में हमारा 4, 5, 6 का टॉपिक खत्म हो जाता है, 6-7 टॉपिक लगभग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स 2 ही वीडियो में बताई है, पूरा खत्म करा है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशन किस में करवाई है, एक ही वीडियो में करवाई है। बैलेंसिंग अलग सिखाई है ना। तो ये, तो फिर बैठ जाओ, हर एक टाइम का रूटीन बना लो, हर चीज़ करो लेकिन एक सीमित समय। उसी तरह ये गैंग लेकर घूमो लेकिन एक सीमित समय तक। तो रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल की बात करें, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल मतलब जो और से हमारा कचरा निकल, कचरा रहेगा। देखो ये प्योर बनाने की बात कर रहा है मेटलर्जी। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारा क्या बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारा ये बात कर रहा है कि जो मेटल में, ओर में रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल लिख दे सकते हैं हम आगे, फ्रॉम ओर लिया है ना हमने, तो और से जो गंदे पत्थर, कंकड़, ईंटे, अरे बड़े बड़े ईंटे नहीं, छोटे छोटे वही कंकड़, मिट्टी, बालू, रेत, सब लगे हुए, सब बहुत चीज लगे हुए। अरे भैया 20-30 साल नीचे है तो कहा वो साफ सुथरा थोड़े रहेगा। अब इसकी बात नहीं कर रहे, रहेगा ये भी गंदा, लेकिन साफ करने के बाद नया पुराने में कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसमें ये पता नहीं रिएक्ट होकर कौन मिलबे ही ना करे, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर, जो गैंग पार्टिकल होते हैं, मतलब गैंग पार्टिकल मतलब जो गंदी चीजें हैं उससे जो गैंग लगे होते हैं। जंग की बात छोड़ो नहीं, जंग नहीं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जो उसपे बालू, मिट्टी, कंकड़, रेत, घास फूस सब लगे हुए हैं, उसी को हटाना हाथ से धुल के कैसे भी, तो उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कचड़े को हम गैंग बोल सकते हैं केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया हमारा खत्म। तो अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने 5th टॉपिक पर। तो आइए अपने बचे टॉपिक की तरफ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मतलब अब हम करवाने वाले हैं क्या, प्योर मेटल मिलना चाहिए ना हमें, इतना पढ़ लिया मेटलर्जी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे जो हमें ज़रूरतें में आएंगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लिखते हैं पहले, ये हैं, हमने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था तो ये बना K2O, Na2O, CaO, MgO, L2O3, ZnO, Fe2O3, SnO2, PbO। अब इसमें से हम पहले डिसाइड कर लें भैया कौन सा हाई है, कौन सा मॉडरेट है, मीडियम वाला, और कौन सा क्या है, क्या है लो। तो ये K2O, CaO, Na2O और MgO ये हमारा है। चलो हम रख लेते हैं इसको किस में, हाई है, इसमें रखने की क्या ज़रूरत है, तो हम इसे हाई रिएक्टिविटी में आता है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी में आता है, इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक है, जो ज़रूरतें हैं हमें प्योर करवाने के लिए वही रख रहे हैं। ठीक है, Al2,3, ZnO, F2O3 रखा, ये हमारे मीडियम जिसे हम मॉडरेट बोलते हैं।
ठीक है, और ये दो हम क्या हो जाएगा फिर भैया, एक ही तो बच्चा। लो, लो मतलब देना नहीं, लो मतलब लो रिएक्टिविटी, नीचे वाला। ठीक है, चलो क्लाउड बना लो, याद तो रह गई। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या रिएक्ट करवाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लो रिएक्टिविटी का। तो अब नीचे शुरू करेंगे, हाँ यहाँ से शुरू होता है, तो हाई से शुरू होता है, फिर हमारा मीडियम आता है, फिर हमारा क्या आता है, लो आता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो अब हम लो से शुरू कर रहे हैं भाई, तो लो से शुरू करेंगे तो पीबीओ को रिएक्ट करिए चलाते हैं, पेयर करवाते हैं। तो पीबीओ को रिएक्ट करवाने के लिए, अब पीबीओ को रिएक्ट करवाने के लिए हम लो रिएक्टिविटी में किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज को प्योर बनाने के लिए हम उसके लिए एक कौन सा एजेंट लेंगे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो हम लेंगे इस लो रिएक्टिविटी में किसी का भी लेंगे, तो लेंगे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हम ये लेंगे लो रिएक्टिविटी में किसी मेटल को प्योर करवाने के लिए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो पीबीओ प्लस सीओ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, CO2 प्लस पीबी। रिएक्ट हुआ, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या किया, इसी लो रिएक्टिविटी में क्या किया, इसको हमने रिएक्ट करवाया, प्योर बनाया। तो हमें क्या मिला, हमने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से पीबीओ को रिएक्ट करवाया तो हमें बोला CO2 प्लस पीबी। अब हमने ये बात ध्यान रखना है कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों रिड्यूसिंग एजेंट लिया, कार्बन भी ले सकते थे और कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों लिया लो रिएक्टिविटी में, देखो CO2 में कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि O2 1 2 हो गया और कार्बन 2 हो गया। ठीक है, अब ये 4 होता है, तो अगर हम देखें तो -2 × 2 = 4 होता है, तभी -4। ठीक है, अब जब ये कार्बन -4 में जाएगा तो जब एक माइनस हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पे CO2 से, तो CO यहाँ पे 2 हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। देखो ना, O से जब हम -2 × 2 करते हैं कार्बन ऑक्साइड तो 4 आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड -4 बनता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 हमारा पॉजिटिव में रहता है, तो क्या होता है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव हो जाता है, 4 से 2 कट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा 2 हो जाता है चार्ज। ठीक है, अगर 2 चार्ज हो जाता है, तो अगर 2 चार्ज होता है तो PbO, O में हमारा यहाँ पर एक ही चार्ज है। ठीक है, तो CO2 किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो O2 बना लेगा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा, और Pb को ये अलग कर देगा, और Pb हमारा क्या बनेगा, एक अकेला प्योर क्या बनेगा, प्योर मेटल बनेगा। मेटल क्यों बनेगा, PbO ऑक्सीजन के साथ था अब तक तो इम्प्योर था, ऑक्सीजन के साथ हटा, बना क्या, प्योर। ठीक है, तो ये होती है लो रिएक्टिविटी की क्या, एक्सट्रैक्शन। इसी तरह हम SnO2 को भी करवा सकते हैं CO के साथ, क्या बनेगा, CO2 प्लस SN, आया SN हमारा प्योर मिल गया। तो ये होते हैं, इस तरह हम क्या करवा सकते हैं लो रिएक्टिविटी, आसान है। याद रखना कि किसी भी हम रिएक्टिविटी को प्योर बने या फिर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी में कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आराम से रख सकते हैं किसी भी एक मेटल में, किसी भी एक रिएक्टिव सीरीज के में, लो रिएक्टिविटी में। ठीक है, क्या, तो ये होता है। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिविटी का कोई एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी के साथ, तो हम किसी भी चीज़ का करवाएं लो रिएक्टिविटी में, किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल होंगे किसी के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या हम उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यही है हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इससे हमारा क्या मिलेगा,
एक प्योर मेटल मिलेगा। तो चलते हैं भैया अपने छठे की तरफ, जो कि है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने, सॉरी मैंने उधर ही लिख दिया ना, अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी की तरफ। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी की बात करें, चलो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया रो एक्टिविटी में, तो भाई अब टेंशन तो हो गई। अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, अगर उसके पास 2 ही चार्ज है, हमने उसे ही लिया, तो भाई ऊपर वाले को कराने के लिए तो भाई एक अच्छा चाहिए ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, किसमें, इसमें हम लेंगे क्या, क्या लेंगे भैया, नहीं क्या लेंगे, अरे भैया कार्बन लेंगे। अब आई बात में कि भैया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे लिया, क्यों लिया, चार्ज कम थे, नहीं, कार्बन हमने क्यों लिया, इसमें चार्ज ज़्यादा है इसलिए, नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर हमारा CO2 के साथ रिएक्ट होगा तो CO2 बनकर 4 चार्ज बनाएगा 0 से सीधा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 बनाएगा तो CO2 चार्ज बनाएगा 4, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड 2 का रहेगा। तो अब बात आती है, तो अभी हमें यहीं पर समझ लेना चाहिए, कार्बन 0 से डायरेक्ट 4 चार्ज बना रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 से डायरेक्ट 4 चार्ज बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिएक्ट कौन कर रहा है, कार्बन, क्योंकि वो 0 से 4 तक सफ़र करा सिर्फ O2 के साथ, और वो भी अच्छे चोर के साथ, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 चार्ज में क्या गया, मतलब 2 ही चार्ज उसके बढ़े रिएक्ट कराने के बाद, लेकिन कार्बन क्या हुआ, 4 चार्ज बढ़े रिएक्ट करवाने के बाद। तो सबसे बढ़िया क्या हुआ, कार्बन, लेकिन सिर्फ किसके लिए, मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कार्बन मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड लो रिएक्टिविटी के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सब अपने मामले में सब अपने अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मॉडरेट रिएक्टिविटी में कार्बन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ हम ये समझ सकते हैं कि कार्बन डायरेक्ट सी हमारा 4 चार्ज लाता है, बिना मतलब उसमें 0 रहता है चार्ज, डायरेक्ट 4 रहता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड 2 से 4 लाता है, मतलब 2 गैप रहता है, 2 लाता है, सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज को ही बढ़ाता है, वो डायरेक्ट 4 बढ़ाता है, इसलिए हमने कार्बन लिया मॉडरेट रिएक्टिविटी में। तो चलिए कुछ रिएक्शन करवा लेते हैं और प्योर बना लेते हैं मेटल को। तो मेटल को प्योर बनाएंगे, तो चलो ZnO प्लस Ca2, Zn लेते पहले, ZnO लेते प्लस C, कार्बन के साथ करवा रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस Zn, ये मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, O2 प्लस CO2, मतलब O ऑक्सीजन 2 रहेगा, कार्बन हमारा 1 है, सॉरी 2 है, पूरा मिलाकर हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर हम कार्बन को O2 के साथ रिएक्ट करें तो 4 बनेगा, और 4 बनाने के लिए O2 के साथ जब रिएक्ट होगा, मतलब O हमारा 2 है बच्चों, वो हमारा 2 है, तो जिंक हमारा जिंक ऑक्साइड था, जब हम इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भैया कार्बन 0 पे था, ऑक्सीजन के साथ गया, कार्बन डाइऑक्साइड 4 चार्ज बनाया और Zn को प्योर बनाया, तो Zn हमारा प्योर मेटल निकल के बना। तो इसलिए ये रिएक्ट कराने में भी अच्छा रहता है, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो मज़ेदार होती है। हम इसके साथ भी लिख सकते हैं क्या, Fe2O3 लिख सकते हैं, दूसरी Fe2O3 ले सकते हैं। जब हम Fe2O3 को रिएक्ट करवाएंगे तो भैया Fe2O3, तो Fe2O3 सॉरी यहाँ पे एरो बना दिया, FeO2 प्लस C को साथ हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा Fe2 तो रहेगा, लेकिन इस माध्यम पे हमें हीट के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा कार्बन में, लेकिन किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस। ये याद रखना कि जब हम
Fe2O3 को रिएक्ट करवाएंगे हीट के साथ, मतलब ये रिएक्ट ही होगा कार्बन के साथ, लेकिन किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो हमारा Fe2 आएगा प्योर में, लेकिन CO2 हमारा गैस के फॉर्म में हट जाएगा। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन मॉडरेट रिएक्टिविटी के। अब हम अगर हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो हाई रिएक्टिविटी में हम अच्छे से एकदम डायग्राम के साथ समझ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो चलिए आते हैं हाई रिएक्टिविटी पर। तो हमने दो आ गए हम किस पे, फिर हम लिखना भूल गए यहाँ पे 7, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करें। यहाँ पे रेडियस हो गया, पीछे पॉज कर पीछे जाकर आप पॉज कर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा था वैसे याद हो गया होगा। तो हम अब हाई रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं। हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको एक बात सोचना चाहिए कि हाई रिएक्टिविटी में कैसे हम प्योर बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लो कि हम हाई रिएक्टिविटी में किसी चीज को रिएक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम उस एक किसका मेटल का प्रयोग करेंगे, NaCl का प्रयोग करेंगे, और उसी NaCl के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारा प्योर कैसे निकलता है NaCl। मजा आएगी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाई रिएक्टिविटी को किसी के साथ रिएक्ट करवाने के लिए, प्योर बनाने के लिए हम किसके प्रोसेस का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, हमने क्या दिया, फॉर्मेशन देखा है NaCl का कैसे होता है। NaCl का फॉर्मेशन सेम टू सेम हम इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर हम रिवाइंड करें तो हमने कैसे फॉर्मेशन किया था, Na का कैसे किया था 2,8,1, ठीक है, और Cl का 2,8,7, इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा यह निकला। अगर 2,8,1 2,8,7 होता है तो अब ऑक्टेट रूल का पालन करने के लिए, ऑक्टेट रूल का पालन करने के लिए मतलब सुटेबल होने के लिए इस या तो ये 10 पूरा हो जाए सोडियम, ठीक है, तो इसको ऑक्टेट रूल पालन करने के लिए हमें इस एक इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। अब भाई हटाएंगे जब भी, हम रिवाइंड करवा रहे हैं, ये इसका नहीं है, बता रहे हैं कैसे हमने किया था। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को क्या करना पड़ेगा, मतलब किसी को तो जब इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है तो कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए, है ना भैया। तो इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला आता है Cl कहता है मुझे एक ज़रूरत इलेक्ट्रॉन की, Na कहता है मुझे नहीं ज़रूरत एक इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों आते हैं, कहते हैं आइए समझौता कर लेते हैं साथ में और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर बना लेते हैं दोनों का बॉन्ड। और ये आते हैं, क्या आते हैं, Na आता है, Cl आता है, हमने बताया है, Na आता है, Cl आता है कि नहीं, Na आता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेने आता है, NaCl से कहता है कि भाई तू है दूर, मैं भी हूँ दूर, पर है मजबूर, कैसे देंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो Cl भी कहता है कि भाई मैं भी हूँ दूर, तू भी है दूर, मैं हूँ मजबूर, कैसे लो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कहते हैं चलो कुछ ना कुछ मेथड तो लगाना पड़ेगा। अब सवालों में कुछ मेथड, कुछ केमिस्ट्री में मेथड सब में मेथड जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिन मेथड के कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो NaCl आते हैं पास में, यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ आते हैं। ठीक है, तब पर भी कहते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ तो ये यहाँ से बहकर यहाँ ना चला जाए। Cl कहता है हाँ यार अगर यहाँ चला जाएगा तो मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा। तो भाई अब पकड़ने की ट्रिक भी आ जाती है कि पकड़ें कैसे। अब भाई इतनी दूर तो आ गए, इतनी दूर से अगर हम लोग होते तो हाथ देकर आपस में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मारपीट भी कर सकते हैं दूर से, है ना, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भाई हैं थोड़ा मजबूर अब
कि भाई अब इतने पास भी आगे नहीं हो रहा, तो अब ये दोनों आते हैं कितने पास, ये आते हैं एक ने यहाँ आता है, कहते हैं आओ चिपक जाते हैं एक दूसरे में, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो अब देखो ये ए पास आ गए, एन कहता है चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ये इधर से आता है, इधर से आता है, ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक है ना, तो ये इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है। अब देखो ये दोनों में बना हुआ है, जुड़ी हुई है, तो ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, Cl के पास चला जाएगा। और समझो अगर ये निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो जो Na हमारा किस में था, पॉजिटिव में था, Cl हमारा किस में था, निगेटिव में था, सॉरी Na हमारा निगेटिव में था, Cl हमारा पॉजिटिव में था। और Cl Na निगेटिव में था लेकिन उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ऑक्टेट रूल का पालन कर लिया, तो वो भैया बन गया पॉजिटिव, और वही निगेटिव चार्ज Cl ने लिया तो क्या बना हमारा, Cl निगेटिव। और आपको पता ही है कि जब E प्लस ई माइनस इलेक्ट्रॉन, ये मतलब Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव निगेटिव रिएक्ट होकर, पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तभी रिएक्ट होगा, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्ट होता है, ना कि नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट होता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो आज जान गए होंगे, और ये तो पक्का है कि सबको पता होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं होता, नेगेटिव नेगेटिव के साथ नहीं रिएक्ट होता, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होता है। तो इसी वजह से इन दोनों में बन जाता है बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव में, और ये हमारा बनता है NaCl, सॉल्ट का फॉर्म, सोडियम क्लोराइड। अब इसी फॉर्मेशन को रिवाइंड करते करते बहुत टाइम भी हो गया, तो चलो इसको समझ लेते हैं, है ना। तो इसी मेथड को हम इस हाई रिएक्टिविटी के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यही हुई NaCl का बॉन्ड बना जो, लेकिन इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। अगर हम अच्छी तरह से समझें तो इसको इरेज करते हैं, पहले ये नोट कर लो, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। मैंने पहले भी कहा है अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को कतई भी क्लिक मत करना, जब तक वो वीडियो नहीं देखी तब तक इस वीडियो पर मत आना, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से समझा है कि कैसे फॉर्मेशन होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इसमें कुछ है, क्योंकि हम इसी के रिएक्ट करवाएंगे, मतलब इसी रिएक्टिविटी सीरीज में प्योर बनाएंगे, और को नहीं बनाएंगे, क्योंकि और सारे प्योर हैं, ये नहीं प्योर बेचारे, तो इनको प्योर बनाएंगे आरओ में डालकर, और इनको नहीं बनाएंगे, मतलब उनको नहीं बनाएंगे। तो उसमें और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बताई है बहुत बढ़िया से फॉर्मेशन, और लोगों को मतलब सब लोगों को रिएक्ट करवाई है हमने, जो ओ लिखा है सबको इस तरह भी रिएक्ट करवाए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, मज़ेदार वीडियो है, मतलब बोरिंग वीडियो नहीं है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो पहले मैं इसको सिंपल समझे, देखो अगर हमें हाथ से समझे तो ये हमारी एक निगेटिव रॉड, ये है एक पॉजिटिव रॉड, ठीक है, ये निगेटिव रॉड, ये एक पॉजिटिव रॉड, ठीक है। तो बताओ ये निगेटिव रॉड और ये पॉजिटिव रॉड, हम NaCl का इसमें करेंगे, NaCl का ही करेंगे, ठीक है, NaCl का करेंगे, तो ये इसमें Na प्लस, और मतलब NaCl का समझो एक मेल्टिंग पॉइंट घुला हुआ है हमारे पूरे शरीर में, चलो शरीर में घुला हुआ, ये एक मैग्नेटिक रॉड है, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। अब इसमें हमारे पूरे शरीर में क्या घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है। अब पूरे शरीर में NaCl घुला हुआ है हमारे, तो हमने क्या बताया था कि Na प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है Na प्लस Cl माइनस। तो भाई Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो वो निगेटिव में है तो निगेटिव के साथ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पानी में छोड़ देगा, और वही एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो Na हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये वाली डॉट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली डॉट निगेटिव में है तो Cl भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन आ गया पानी में गिर गया, तो वो भी क्या करेगा, चलो, तो पॉजिटिव के साथ जाता है नेगेटिव बन जाता है, तो ये रॉड हमारा वो बन जाता है क्या, ये हमारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन गया NaCl, ठीक है। तो बन गया प्योर क्या,
मेटल NaCl। ठीक है, तो चलो कैसे समझे। तो ये है हमारा एक बकेट, नहीं बोल सकते इसे हम जग बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया, होगा आपके बुक में पक्का होगा, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, सब में है। ठीक है, तो ये है एक रॉड, ये है एक रॉड। ठीक है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, और हमने इस, अब भाई सूखा थोड़ी ना रखोगे इसे, NaCl का करो ना। NaCl का क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। NaCl को मेल्ट कर दो, तो NaCl को मेल्ट करेंगे तो यहाँ पर Na प्लस है, Na माइनस है, कुछ Cl प्लस है, Na माइनस है, 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 Cl प्लस है, Cl प्लस है, Na माइनस है, Cl प्लस है, Na माइनस है, Cl प्लस है, Na माइनस है, Cl प्लस है, Cl प्लस है, Na माइनस है, Cl प्लस है, Na माइनस है। तो भैया ये है क्या, हुई है घुलावट, मेल्ट किया है हमने इसको पूरा, एकदम अच्छी तरह से मेल्ट कर दिया, एकदम मेल्ट करा। तो क्या दिख रहा है आपको, NaCl Cl Cl NaCl NaCl Cl NaCl 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 Cl, है ना। तो NaCl 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 NaCl। चलो अब ये क्या करेंगे, पहले हम कुछ समझ लेते हैं हमने क्या बनाया है। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं। जो हमने निगेटिव रॉड, ये पॉजिटिव रॉड है। अब भाई क्या हम इसे कहेंगे कि ये भैया ये निगेटिव रॉड है, ये भैया ये पॉजिटिव रॉड है? ना भैया, ऐसा कभी मत कहना। हम नेगेटिव रॉड को बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, बोलते हैं क्या, कैथोड। ठीक है, एक कैथोड रॉड है भैया, आप बोलते हो सही। और इसको बोल सकते हैं हम क्या, एनोड रॉड भैया, एनोड रॉड। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं कि भैया एक कैथोड रॉड है उस NaCl के मेल्टिंग पॉइंट में, और एक क्या है, एनोड रॉड है। अब ये जानते हो कैसे होगा, ये मिलेगा एक दूसरे में, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, है ना भैया। अरे भैया लिख सकते हो ऐसे, अब ये मत पूछना कैसे बना दिया। चलो ठीक है, तो समझे इतना। तो ये कैथोड, ये एनोड रॉड। ठीक है, गैप है थोड़ा, ये यहाँ से चालू हुआ है एनोड, ये है E, लो। ठीक है, कैथोड रॉड एनोड रॉड। अब ये है कैथोड रॉड, ओके, एनोड रॉड। और इसमें क्या बना है, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या भरे हुए हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो भैया ये बताओ हमें, अभी तो हम कर रहे हैं फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, Na अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Cl गेन करेगा। ठीक है, गेन करेगा, तो गेन करने, ठीक है, चलो ऐसे। तो कैथोड रॉड क्या होगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगी। देखो हमने क्या बताया, अगर मेरा नाम शशांक है, सबको पता है, शशांक ने राम को कुछ दिया, चलो मैंने राम को ऑक्सीडाइज किया, तो राम एक रिड्यूसिंग एजेंट था, समझो राम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। मैंने राम को ऑक्सीडाइज किया, तो जो राम का नाम रहेगा वो मेरे ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब राम का रिड्यूसिंग एजेंट नाम था, तो मेरा नाम रिड्यूसिंग एजेंट पड़ जाए। उसी तरह दैट एग्जैक्ट कि कैथोड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने Na को Cl के साथ ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, तो क्या होगा अब भैया क्या होगा बता दो आगे। तो भैया होगा कि Na जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, पहले बताया। तो जितने भी Na हैं
जितने भी Na हैं, कहाँ गया, जितने भी Na हैं, जितने भी Na हैं, जितने भी Na, अरे भैया ये तो मेल्टिंग है, कहाँ हम इसमें ढूंढ रहे हैं। तो जितने भी Na हैं वो कूदेंगे धड़ाका किसमें, नेगेटिव में। तो ये बन जाएगा किसमें, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव बना। अब भाई Cl को मिला मौका, कहता है कि आ गया एक इलेक्ट्रॉन, आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 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 माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव में आया। जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चला गया तो हमारा सोडियम पॉजिटिव बना, और अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, इसलिए Cl हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, Cl ने क्या किया, Cl ने क्या किया, Cl ने क्या किया, Cl 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 इस इलेक्ट्रॉन को लिया नेगेटिव वन। ठीक है, और ये क्या हुआ, हमारा कैथोड हुआ। क्योंकि नेगेटिव वाली रॉड हमारी क्या थी, कैथोड थी। ठीक है, और इसी तरह हमारा क्या बन जाता है, NaCl, और NaCl को छोड़ दे अगर हम, Na को अलग कर दें सोडियम को, तो सोडियम मिल जाता है एक प्योर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, Na। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो Na प्लस बन जाता है, जिसे हम प्योर क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। अब अगर बात करें H2 को हमने ऐड किया, चलो H2 को ऐड किया, इफ H2 इज एडेड, ठीक है, तो H प्लस, ठीक है, H प्लस OH माइनस। हाँ बबुआ, एक बात ध्यान रखना कि H प्लस हमारा एसिड होता है, जिसे हम H प्लस आयन कहते हैं, OH माइनस बेस होता है। अब एक बात बताओ कि हम कब जाने सॉल्ट को कि ये प्योर है, प्योर सॉल्ट है, प्योर सॉल्ट है। हमारे टाटा नमक भी प्योर सॉल्ट, कैसे हम जाने, अगर हमारा इसी के फॉर्म में, इस फॉर्म में ना रहे, H प्लस में ना रहे, OH माइनस में ना रहे, अगर HOH भी हो सकता है ना भैया, HOH हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O बनेगा, HOH H2O बनेगा, है ना। अगर ये बन गया, मतलब अगर H प्लस OH माइनस में हो गया, तो समझ लो भैया पक्का ये प्योर सॉल्ट नहीं है। इसके ही जगह H प्लस की जगह, अब समझा दें यहीं पर, चलो खत्म करते हैं इसको भी। H प्लस हमारा यहाँ पे क्या आया, Na आया, ठीक है, OH की जगह Cl माइनस आया। हमने क्या कहा कि प्योर सॉल्ट तभी होगा जब H प्लस की जगह कोई और, OH की जगह कोई और, तभी हम उसे प्योर सॉल्ट मानेंगे। तो NaCl अलग, मतलब H की जगह Na आया, Cl OH की जगह Cl आया, तो एक क्या, एसिड और बेस। और ये तो पता है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट वी फॉर्म सॉल्ट, तो वही Na प्लस Cl। और हमने Na को, Cl को माध्यम से हमने NO को क्या बनाया, प्योर बनाया हाई रिएक्टिविटी में। ठीक है, तो यही होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि होता है खत्म। आइए बात कर लेते हैं कोरोजन की। कोरोजन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है। ठीक है, कोरोजन हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। कोरोजन की बात करें तो क्या बात करें, चलो एक बात हमने क्या कही थी कि हम मेटलर्जी की बात करेंगे, मेटलर्जी की बात करेंगे, मेटलर्जी की बात करेंगे कि जब हम रिएक्ट करवा लेंगे तो मेटलर्जी का एक फ्लो चार्ट देखेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर जी जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते। तो आइए देखते हैं मेटलर्जी का फ्लो चार्ट। मैंने इसको रीड नहीं किया, लिखा रहने दिया, अच्छा लग रहा था इसलिए। ठीक है, तो मेटलर्जी की हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी, क्या पढ़ी, हमने मेटलर्जी की डिफिनेशन ये पढ़ी कि जो प्योर मेटल हमें मिले ओर के माध्यम से, ये तो शुद्ध हिंदी हो गई, तो उसे मेटलर्जी करेंगे। व्हेन द प्योर मेटल इज फॉर्म फ्रॉम द ओर इज नोन एज मेटलर्जी, ये हमारी भाषा हो गई। ठीक है, जिसको हम लिखने के लिए उतावले रहते हैं, तो लिख लीजिए आप, मेटलर्जी ये होता है। अब मेटलर्जी का फॉर्म देखें कि कैसे हम प्योर मेटल तो पा लिए ना, अब
उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। कहीं क्वेश्चन आ गया तो क्या हम उसी छोटी डिफिनेशन में लिखकर अपना काम चला लेंगे, सारे सारे नंबर ले लेंगे? नहीं भैया, उस फ्लो चार्ट को बनाइए। भले नहीं पूछा गया, शॉर्ट नोट ऑन मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मेटलर्जी पूछा गया, तब पर भी फ्लो चार्ट बनाइए। भले ना मिले नंबर, लिखिए लिखिए उसे, ठीक है? इतना तो फर्ज बनता है यार। अगर पूरा याद कर रहे हो, एक टॉपिक बच रहा है तो क्या उसे छोड़ दोगे? कहोगे एक टॉपिक याद कर ले, ठीक है? तो उससे इसी तरह इस पे सब पढ़ ही चुके हो, तो एक थोड़ा सा बच रहा है तो उसको भी देख लो, ठीक है? तो चलो मेटलर्जी की बात करते हैं। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब गंदे पार्टिकल को निकालना। चलो जल्दी देखते हैं इसे, है ना? अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर 3 पार्ट में होते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होते हैं? थोड़ा ये लाइन टेढ़ी हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ 3 पार्ट में होते हैं। पहला 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 लो, मॉडरेट, हाई रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी लिख दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी लिख दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। तो भाई इसको करवाने के लिए हमने क्या देखा कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लो के देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या कि हमें एक क्या चाहिए, इसको हम लो रिएक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे करेंगे? तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी लेंगे पहले, ना बता रहे हैं कैसे कैसे किया। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी लेंगे, ठीक है? उसको लेने के बाद सल्फाइड और लेंगे, सीधी बात। सल्फाइड और मतलब एक ऐसा जो इसको प्योर बना ले, तो सल्फाइड और लिए हमने। फिर उसके बाद बस वही काट पीट छटाई, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग मतलब साफ करेंगे, या फिर प्योर करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं रोस्टिंग करेंगे, ठीक है? रोस्टिंग मतलब कैरी मिनाती वाला रोस्ट मत करने लगना, न लिखने लगना। रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा भैया? तो क्या मिलेगा हमें? प्योर। तो हमें प्योर मेटल मिलेगा। तो चलते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी की तरफ। तो मॉडरेट रिएक्टिव की बात करें तो ये 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट मतलब, तो एक होगा कार्बोनेट से, एक होगा सल्फाइड से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड और लेंगे, जिसमें कैल्सिनेशन और रेंसिडिटी की जगह हम या रोस्टिंग करेंगे। कैरी मिनाती वाला नहीं, बार बार रोस्टिंग कैल्सिनेशन। चलो होता है। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होगा, तो इसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होगा तो क्या होगा? ऑक्साइडिंग ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल। तब हमें जाए क्या मिलेगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो क्या करवाएंगे? ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल, देन क्या मिलेगा हमें? इसे सब कराने के बाद प्योर, ठीक है? ये सब कराने के बाद हमें क्या दिख रहा है ना? प्योर मिलेगा, ठीक है? अब हाई रिएक्टिविटी की बात करें तो सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करवाने के बाद हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है? तो ये था मेटलर्जी का प्रोसेस। तो अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन, सॉरी, कोराइजन की। तो कोराइजन क्या होता है? जंग लगना, सिंपल सी बात। जब हमारे लोहे या किसी चीज़ में जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो उसको अगर हम प्रिवेंट कैसे करें, मतलब बचाएं कैसे? तो पहले चीज़ पेंट कर सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को किसी चीज़ में ढक कर बढ़िया से रख सकते हैं। तो कोरोजन सिंपल सा है, जंग पार्टिकल जिसमें लगता है उसे हम कोरोजन कहते हैं। और उसको बचाने के लिए हम लिख सकते हैं कि बचाने के लिए हम पेंट भी कर सकते हैं उसमें। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, और कर सकते और कर सकते हैं हम ढक सकते हैं उसे, ठीक है?
ठीक है, कोरोजन ये होता है। अब हम बात करें किसकी, अलॉयज की बात कर लेते हैं। अलॉयज क्या है, अलॉयज एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल का, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अरे भैया समझ गए हो ना, नहीं समझो तो बताइए। कोरोजन और अलॉयज अगली वीडियो आ जाएगी अलग से, ठीक है। आसान सा है, कोरोजन हमारा जंग लगना, इसको बचाने के लिए हम पेंटिंग और ढक कर रख सकते हैं। और क्या क्या क्या, एलॉयज, एलॉयज एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो और मोर मेटल का, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल आता है। तो ये चैप्टर होता है हमारा आज खत्म। अगला चैप्टर बहुत ही मजेदार है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मजा आएगा, थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे उस पे और समझेंगे बढ़िया से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।